name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class first year. स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में प्रोटीन को बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड्स। इसको हम 2 से 3 लेक्चर्स में इंशाल्लाह कवर करेंगे। आज हमारा पार्ट 1 है इस लेक्चर का। इसके अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स का। जो डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं इनका हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर चंद चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहली बात ये कि किस साइंटिस्ट ने और कब न्यूक्लिक एसिड्स को दरियाफ्त किया। न्यूक्लिक एसिड्स को सबसे पहले 1869 के अंदर फ्रेडरिच मिस्चर, ये एफ मिस्चर लिखा हुआ है, ये स्विस साइंटिस्ट थे। इन्होंने फ्रेडरिच मिस्चर ने 1869 के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स को आइसोलेट किया फ्रॉम पस सेल। ये पस सेल की न्यूक्लियाई से आइसोलेट हुए न्यूक्लिक एसिड्स विच आर डीएनए एंड आरएनए। फ्रेडरिच मिस्चर ने 1869 में पस सेल के न्यूक्लियाई से इनको आइसोलेट किया। अब पस सेल से जो इनको निकाला तो 2 चीज़ों की वजह से इनको न्यूक्लिक एसिड्स का नाम दिया गया। पहली बात ये कि ये एसिडिक इन नेचर थे और दूसरी बात ये कि ये न्यूक्लियस में से निकाले गए थे, न्यूक्लियाई के अंदर से निकाले गए थे। और पहली बात एसिडिक इन नेचर थे। इन 2 चीज़ों की वजह से इनको नाम क्या दिया गया, न्यूक्लिक एसिड्स। एक तो न्यूक्लियाई में से निकले थे और दूसरा एसिडिक इन नेचर थे, इनको इस वजह से नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड्स का। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी 2 अक़साम हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। ये डीएनए और आरएनए कहाँ पे मौजूद होते हैं सेल के अंदर, अब हम इसकी बात करते हैं। जो डीएनए है जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं और आरएनए को हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहाँ पे मौजूद होता है सेल में? ज़्यादातर क्रोमोसोम्स के अंदर, न्यूक्लियाई के अंदर और बहुत कलील मिकदार में 2 मेम्ब्रेन्स के अंदर जिनका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोसोम्स के अंदर, न्यूक्लियाई में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में बहुत कम मिकदार में डीएनए प्रेजेंट होता है। जबकि आरएनए जिसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये जो डार्क स्पॉट है राइबोसोम के अंदर जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, आरएनए वहाँ पे मौजूद होता है और बहुत कलील मिकदार में ये साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है और सेल के मुख्तलिफ दूसरे हिस्सों में। साइटोसोल क्या है? साइटोसोल फ्लूइड जो मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है उसको साइटोसोल कहते हैं। तो बहुत कलील मिकदार में ये उन मेम्ब्रेन्स के अंदर साइटोसोल में प्रेजेंट है और सेल के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनके अंदर ये बहुत थोड़ी मिकदार में आरएनए प्रेजेंट होता है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि डीएनए एंड आरएनए सिंथेसाइज कैसे होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। इस सारी कंपोजिशन को हम न्यूक्लिक एसिड्स की पढ़ेंगे। आपने मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना है, उसके बाद आपने बुक की एक दफ़ा रीडिंग करनी है। ये सारा टॉपिक इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करने लगे हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। न्यूक्लिक एसिड्स की कि ये कंपोज कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं, कंपोजिशन की कैसे होती है। एक बात ये कि आपने ये बात याद रखनी है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर वेरी कम्प्लेक्स इन नेचर। कम्प्लेक्स हैं ये न्यूक्लिक एसिड्स। दूसरी बात जो हम करेंगे वो ये कि न्यूक्लिक एसिड्स बनते कैसे हैं। दे आर पॉलीमर ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स से बनते हैं। पॉलीमर ऑफ यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। इसका क्या मतलब है? पॉलीमर का मतलब होता है कि एक सब्सटेंस से कोई और दूसरा सब्सटेंस केमिकली कंपोजिशन होना किसी दूसरे सब्सटेंस की। तो दे आर पॉलीमर ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। ये किससे मिलकर बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स से बनते हैं। ये फिक्र आपने याद रखना, दे आर पॉलीमर ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स से बनते हैं ये। पॉलीमर मैंने आपको बता दिया कि एक सब्सटेंस की कंपोजिशन होना किसी दूसरे सब्सटेंस से एक केमिकल रिएक्शन के बाद, उसको पॉलीमर कहते हैं। तो ये पॉलीमर है किसके? न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं। अब इनकी जो 2 किस्में हैं डीएनए एंड आरएनए, तो ये कैसे एक किस चीज से मिलकर बने? डीएनए बने हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से और आरएनए बने हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड से। अब हमने पढ़ा कि ये न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। तो डीएनए किससे बना है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और आरएनए किससे बना है? राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। नेक्स्ट इसमें हम ये देखते हैं कि जो एक न्यूक्लियोटाइड है, अब हमने ये देख लिया कि न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड से बने।
अब हम देखते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड 3 सब यूनिट से मिलकर बनता है। वो कौन कौन से यूनिट हैं? वो एक 5 कार्बन शुगर जिसको हम पेंटोज शुगर कह सकते हैं या मोनोसेक्राइड कह सकते हैं, एक 5 कार्बन शुगर से, वो जो 3 सब यूनिट्स हम पढ़े उसमें से पहली चीज क्या है? ए 5 कार्बन शुगर, दूसरी ए नाइट्रोजीनियस बेस, तीसरी फॉस्फोरिक एसिड। ये 3 चीजें हैं जो एक न्यूक्लियोटाइड को बनाती हैं। कौन कौन सी? 5 कार्बन शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस एंड थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड। ये 3 चीजें हैं जो एक न्यूक्लियोटाइड को बना रही हैं। अब इन तीनों चीजों के बारे में हमने बारी बारी पढ़ना है। सबसे पहले हमने बात की थी, किसकी हमने बात की? सबसे पहले 5 कार्बन शुगर की। 5 कार्बन शुगर के अंदर सिर्फ हमने ये पढ़ना है कि डीएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट है और आरएनए किस शुगर से मिलकर बना है और डीएनए किससे बना है। डीएनए बनता है डीऑक्सीराइबोज शुगर से और आरएनए किससे बनता है? राइबोज शुगर से। अब ये हमने पहली बात जो की है वो क्या की है कि हमने ये जिक्र किया कि न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है। न्यूक्लियोटाइड बनता है 3 चीजों से, शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। अब हमने तीनों को बारी बारी डिस्कस करना है डीएनए और आरएनए के हवाले से। तो पहली चीज हमने क्या पढ़ी कि जो राइबोज शुगर है, जो 5 कार्बन शुगर है, डीएनए किस शुगर से बन रहा है? डीऑक्सीराइबोज शुगर से। और आरएनए किस शुगर से बन रहा है? राइबोज शुगर से। बस ये चीज है, डीऑक्सीराइबोज एंड ऑक्सीराइबोज, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये 2 शुगर्स हैं जो दोनों को बना रही हैं। हमने अब शुगर की बात मुकम्मल कर ली। दूसरे नंबर पे हमने बात की थी नाइट्रोजीनियस बेस की। तो नाइट्रोजीनियस जो बेसिस हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की, एक प्योरीन्स और दूसरी पेरिमिडीन्स। जो प्योरीन्स हैं ये डबल रिंग्ड होती हैं, दे आर डबल रिंग्ड, और जो पेरिमिडीन्स हैं ये सिंगल रिंग्ड होती हैं। प्योरीन्स आर डबल रिंग्ड, पेरिमिडीन्स आर सिंगल रिंग। पेरिमिडीन्स की हमारे पास कौन सी एग्जांपल है? पेरिमिडीन्स की हमारे पास एग्जांपल्स हैं साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल। ये पेरिमिडीन्स की एग्जांपल है, साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल। और प्योरीन्स की हमारे पास एग्जांपल है एडेनिन एंड गुआनिन। 2 एग्जांपल्स है प्योरीन्स की, एडेनिन एंड गुआनिन। और पेरिमिडीन्स की हमारे पास एग्जांपल है साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल। पेरिमिडीन्स जो है वो सिंगल रिंग्ड है, जबकि प्योरीन जो है वो डबल रिंग्ड है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब हमने बात मुकम्मल कर ली किसकी? नाइट्रोजीनियस बेसिस की। नाइट्रोजीनियस बेसिस की बात मुकम्मल होगी हमारी। ये 2 किस्म की होती हैं, पेरिमिडीन्स एंड प्योरीन्स। पेरिमिडीन्स आर सिंगल रिंग्ड एंड प्योरीन्स आर डबल रिंग्ड, और हमने इनकी एग्जांपल्स पढ़ ली। हमने इसकी शुगर के बारे में पढ़ लिया कि कौन सी शुगर किस चीज को बनाती है। आरएनए को राइबोज और डीएनए को डीऑक्सीराइबोज शुगर बनाती है। इन 2 चीजों को हमने बात मुकम्मल कर ली। थर्ड अब हम बात करेंगे फॉस्फोरिक एसिड की। तो फॉस्फोरिक एसिड के बारे में ये बात है कि फॉस्फोरिक एसिड में ये टेंडेंसी होती है कि वो शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट कर सकता है और लॉन्ग चेन्स बना सकता है। फॉस्फोरिक एसिड में ये टेंडेंसी होती है कि वो शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके ईस्टर बना सकता है। ESTER, ये हमने लिपिड्स के अंदर एक टर्म पढ़ी थी, ईस्टर, जिसका मतलब होता है कि एक एसिड जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? एक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके लॉन्ग चेन्स बना सकता है। हमने ये टर्म लिपिड्स के अंदर पढ़ी थी। तो यहीं पे हम ये देखते हैं कि जो यहाँ पे एसिड इस्तेमाल हुआ है फॉस्फोरिक एसिड, उसमें ये टेंडेंसी होती है कि वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो शुगर में प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप असल में अल्कोहल का ग्रुप है, जो शुगर के अंदर प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करके लॉन्ग चेन्स बना सकता है। तो ये हमने 3 टेंडेंसीज पढ़ी हैं, किसकी? शुगर की, नाइट्रोजीनियस बेस की और अल्कोहल की। इन 3 टेंडेंसीज को हमने पढ़ा है, किस तरह ये न्यूक्लियोटाइड को बनाती हैं ये तीनों चीजें मिलके। एक वैसे जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड होती है, जो हमारी बुक में एग्जांपल दी गई है, ATP की एग्जांपल दी गई है हमारी बुक में, और उसका स्ट्रक्चर बुक में भी बना हुआ है और यहाँ पे भी मैंने ये बनाया है आपके सामने। इसको जरा समझ लें। ये आपके सामने राइबोज शुगर मौजूद है, 5 कार्बन शुगर।
ये 5 कार्बन शुगर किसके साथ अटैच हुई है? यहाँ पे एडेनिन के साथ। एडेनिन क्या चीज है? ये नाइट्रोजनियस बेस है। बेस, शुगर, फास्फोरिक एसिड, ये फॉस्फेट ग्रुप साथ अटैच है फास्फोरिक एसिड का। ये हमारे पास जो मौजूद है ये 5 कार्बन शुगर है और ये क्या है? बेस है हमारे पास। तो ये तीनों चीजें मिलके बनाती हैं किसको? एक न्यूक्लियोटाइड को। और ये किसका स्ट्रक्चर बना हुआ है? ये एटीपी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड है। इसी टॉपिक में आगे हमें ये बताया गया है कि अगर ये दो अटैच हो आपस में, बेस एंड शुगर, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अगर बेस और शुगर अटैच हो आपस में तो उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और अगर इन दोनों के साथ साइड पे फास्फोरिक एसिड अटैच हो जाए तो फिर हम इन तीनों को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। फिर हम इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट एक और बात की गई है कि डीएनए जो है उसके अंदर कौन सी शुगर इस्तेमाल होती है? डीऑक्सीराइबोज। और आरएनए के अंदर कौन सी शुगर इस्तेमाल होती है? राइबोज। उन्होंने बताया कि डीऑक्सीराइबोज उसको क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप ये देख रहे हैं, ये जो सेकंड नंबर पे जो कार्बन है, अगर इसके साथ हम ये जो ऑक्सीजन अटैच है इसको हटा देंगे तो ये बन जाएगी डीऑक्सीराइबोज। हमें बताया गया है कि सेकंड कार्बन के साथ जो ये शुगर है, इसमें जो सेकंड कार्बन इस्तेमाल हुई है राइबोज में, अगर उसके साथ हम ये जो ऑक्सीजन अटैच है इसको रिमूव कर देंगे तो ये डीऑक्सीराइबोज बन जाएगी। डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए को बनाने में इस्तेमाल होती है, जबकि आरएनए में ये राइबोज शुगर इस्तेमाल होती है। और लास्ट में हमें इसकी एग्जांपल दी गई है कि एटीपी हमारे पास एक एग्जांपल है जो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। वो एक बहुत अहम न्यूक्लियोटाइड है। तो ये थी सारी हमारी इसकी कंपोजिशन की डिटेल, जिसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, एक शुगर है और एक हमारे पास ये बेस अटैच है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसको डिटेल से जरा एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन हुआ इसमें तो ज़रूर पूछिएगा। साइंस आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।